हेलो, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा ही होगा और मेरे पीछे बोर्ड पर भी लिखा हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा राजस्थान का इतिहास। आज हम यहाँ पर साहब मैं जो राजस्थान के इतिहास की है जो क्लासेज स्टार्ट हो रही रेगुलर रूप से और पूरा का पूरा सिलेबस हम यूट्यूब के माध्यम से पूरा करवाएंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो एक लाइक दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। चलेगा, अब हम बिना समय गंवाए हम अपने राजस्थान के इतिहास को शुरू करते हैं। देखिएगा साहब, यदि आप कोई से भी सेक्टर से हो, इतिहास को पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इतिहास को पढ़ने से हमें हमारे अतीत के बारे में जानकारी पता होती है साहब। इतिहास को पढ़ने में हमारे अतीत में क्या क्या घटनाएं घटित हुई है उन सब घटनाओं को हम पढ़ते हैं। पहली बात आती है साहब, इतिहास होता क्या है? तो इतिहास वो चीज होती है साहब, सामान्य सी बात बता रहा हूं, इसके बाद में राजस्थान का इतिहास शुरू कर। यानी इतिहास किसे कहते हैं? तो इतिहास यानी अतीत की वो घटनाएं, सुनिएगा, अतीत की वो घटनाएं जिनका हमारे पास लिखित साक्ष्य मौजूद हो, वही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। वही क्या कहलाता है? इतिहास। तो चलेगा, अब हम राजस्थान के इतिहास को शुरू करते हैं। राजस्थान के इतिहास को मैं शुरू करने से पहले आज थोड़ा सा मैं राजस्थान के इतिहास का पहले मैं आपको आधार बताता हूं कि किस तरीके से हम राजस्थान के इतिहास को आगे पढ़ते हुए चलेंगे, कौन कौन से टॉपिक है, किस किस हिसाब से हम उन टॉपिकों को पढ़ते हुए चलेंगे। तो चलेगा, सबसे पहले देखिएगा राजस्थान का इतिहास। ये जो राजस्थान का इतिहास है साहब, इस राजस्थान के इतिहास को मैं 3 पार्टों में लेकर के हम पढ़ा जाता है। कितने पार्टों में लेके पढ़ा जाता है? 3 पार्टों में। देखिएगा, सबसे पहले देखते हैं हम राजस्थान के इतिहास के स्रोत। क्या देखते हैं हम राजस्थान के इतिहास के सबसे पहले? स्रोत के बाद में जो अगली बात आती है वो क्या आती है साहब? राजवंश का इतिहास। राजवंश का इतिहास। और नेक्स्ट बात आता है वो कौन सा आता है साहब? आधुनिक राजस्थान का इतिहास। आधुनिक राजस्थान का इतिहास। देखिएगा सबसे पहले हम देखेंगे स्रोत कौन कौन से हैं, उसके बाद में राजवंश का इतिहास और उसके बाद में आधुनिक राजस्थान का इतिहास। इनमें कौन कौन से टॉपिक है, उन टॉपिकों के बारे में हम चर्चा करते हुए चलेंगे। देखिएगा, स्रोत में सबसे पहले क्या आता है? तो स्रोत में जो सबसे पहले आता है वो क्या आता है साहब? सभ्यता। स्रोत में सबसे पहले क्या आती है? सभ्यता। यानी राजस्थान की जितनी भी सभ्यताएं हैं उन सभ्यताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। राजस्थान की जितनी भी सभ्यताएं उन सभी सभ्यताओं के बारे में हम पढ़ेंगे। सभ्यता के बाद में जो अगली बात आती है वो आता है साहब अभिलेख। क्या आता है? अभिलेख। अरे हमें इतिहास जो प्राप्त हुआ है, स्रोत का मतलब इतिहास कहां से हमें प्राप्त हुआ है। तो एक तो हमें राजस्थान की जितनी भी सभ्यता है उन सभ्यताओं से हमें इतिहास मिला है। उसके बाद में राजस्थान के जितने हमें अभिलेख मिले, उन अभिलेख में कौन कौन से अभिलेख के अंदर एक तो शिलालेख मिलते हैं और एक प्रशस्ति मिलती है और एक क्या मिलते हैं? अपने सिक्के मिलते हैं। अब सर शिलालेख क्या होता है? तो शिलालेख किसी वंश के द्वारा किसी शिला पर उत्कीर्ण लेख। उसके बाद में प्रशस्ति, तो प्रशस्ति मतलब पर्टिकुलर किसी एक राजघराने के द्वारा जो लिखी गई जो होती है अपनी वंशावली, वही क्या होती है? प्रशस्ति। और सिक्के आप लोग जानते हो, कोई राजवंश अपने क्या जारी करता था? सिक्के। और उन सिक्कों के माध्यम से हमें उस राजवंश का क्या पता चलता है साहब? इतिहास पता चलता है। तो इस अभिलेख को हम 3 पार्टों में लेके पढ़ते हैं। यानी अभिलेख के अंदर में एक तो पढ़ते हैं शिलालेख को, उसके बाद में शिलालेख के बाद में नेक्स्ट आता है वो क्या आता है साहब? प्रशस्ति। और प्रशस्ति के बाद में क्या आते हैं? सिक्के। प्रशस्ति के बाद में क्या आते हैं? सिक्के। तो देखिएगा, पहले सभ्यता और उसके बाद में अभिलेख, यानी शिलालेख, प्रशस्ति और सिक्के। अब देखिएगा इतिहास के स्रोत और क्या क्या मिलते हैं? अरे इतिहासकार। क्या मिलते हैं? इतिहासकार। यानी जितने भी राजघरानों के अंदर जो इतिहासकार जो लेखक हुए हैं उन लोगों ने राजघरानों के इतिहास को क्या किया साहब? लिखा है। उन लोगों ने राजघरानों के इतिहास को क्या है? लिखा है। तो अगली बात हम क्या पढ़ेंगे? इतिहासकार। आपसे पूछ लेना कि राजस्थान के इतिहास के क्या क्या स्रोत हैं। तो क्या क्या स्रोत है? एक तो राजस्थान की जितनी भी सभ्यताएं हैं, उसके बाद में राजस्थान के जितने भी अभिलेख के अंदर जितने शिलालेख है, प्रशस्ति है और सिक्के, और उसके बाद में इतिहासकारों के द्वारा जितनी भी जो रचनाएं की गई हैं उन सभी रचनाओं के माध्यम से हमें राजस्थान के इतिहास का क्या मिलता साहब? यानी राजस्थान के इतिहास की जानकारी मिलती है। अब अगली बात आती है साहब राजवंश का इतिहास। आप लोग जानते ही हो कि राजस्थान के अंदर साहब 19 रियासतें थी। राजस्थान में 19 रियासतें थी। राजस्थान में 3 ठिकाने थे और एक क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। समझते हो ना? तो देखिएगा, राजवंश के इतिहास के अंदर हम क्या पढ़ते हैं साहब? 19 रियासतें।
क्या पढ़ते हैं? 19 रियासतें। क्या संभव है पूरी की पूरी रियासतें पढ़ना? नहीं साहब। जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण जितनी भी जो रियासतें हैं, उन सब रियासतों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। चाहे मारवाड़ रियासत देखो, चाहे बीकानेर रियासत देखो, चाहे आमेर रियासत देखो, चाहे जयपुर बोलो, एक ही चीज है। और उसके बाद में चाहे मेवाड़ रियासत देखो, जितनी भी राजस्थान की जो रियासतें हैं, उन संपूर्ण रियासतों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद में राजस्थान में 3 क्या है साहब? ठिकाने। 3 क्या है? ठिकाने। और 1 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। अभी बताऊंगा इनकी भी जानकारी पूरी। एक बार इतनी बात आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। केंद्र शासित प्रदेश यानी 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश जब हम पूरे पढ़ लेते हैं तो हमारा राजवंश का इतिहास भी क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है? कंप्लीट। उसके बाद में बात आती है साहब आधुनिक राजस्थान का इतिहास। इस आधुनिक राजस्थान के इतिहास में हम एक तो पढ़ते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति यानी भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था वो कौन सा था? 1857 की क्रांति। और 1857 की क्रांति की राजस्थान में क्या स्थिति रही है, उस स्थिति के बारे में हम चर्चा करेंगे। राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी, उन सैनिक छावनी में कौन कौन सी घटना हुई थी, संपूर्ण चीजों के बारे में हम यहाँ पर बातें करेंगे। अब देखिएगा 1857 की क्रांति के बाद में अगली बात क्या आती है? तो वो बात आती है साहब किसान व जनजातीय आंदोलन। किसान व जनजातीय आंदोलन यानी राजस्थान के किसानों ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो भी आंदोलन किए हैं, राजस्थान की जनजातियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो भी आंदोलन किए हैं, उन आंदोलनों के बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे। अब देखिएगा नेक्स्ट बात, इसके बाद में जो अगली बात आती है वो क्या आती है साहब? प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन यानी प्रजामंडल आंदोलन यानी राजस्थान में प्रजामंडल जितने भी आंदोलन जो हुए हैं, उन प्रजामंडल आंदोलन के बारे में हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद में अगली बात क्या आती है साहब? अगली बात आती है वो आती है राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी। राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी, चाहे इसके अंदर महिला क्रांतिकारी हो चाहे पुरुष क्रांतिकारी हो, दोनों प्रकार के क्रांतिकारियों को, जितने भी जो प्रसिद्ध जो राजस्थान के क्रांतिकारी हुए, उन क्रांतिकारियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी महिलाओं के बारे में भी करेंगे और जो पुरुष क्रांतिकारी हुए उनके बारे में हम करेंगे। समझ गए? और हमारा जो सबसे अंतिम टॉपिक होता है वो कौन सा होता है साहब? राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण यानी आखिर में जब पूर्ण संपूर्ण राजस्थान का जब देश हमारा आजाद हो गया था, उसके बाद में हमारा राजस्थान का 7 चरणों में क्या हो चुका था? एकीकरण हो चुका था। उस एकीकरण के बारे में हम चर्चा करेंगे। समझ गए? तो ये इस तरीके से हमें इतिहास को पढ़ना। एक बार अपनी नजर घुमा लीजिएगा इस पूरी की पूरी स्लाइड पर और उसके बारे में हम आगे की ओर चलते हैं। देखिएगा सबसे पहले हम राजस्थान के इतिहास के क्या पढ़ेंगे साहब? स्रोत। क्या पढ़ेंगे? स्रोत के अंदर क्या पढ़ेंगे साहब? सभ्यता के बाद में अभिलेख के अंदर हम शिलालेख, प्रशस्ति और सिक्के। और उसके बाद में इतिहासकार, जितने भी जो राजस्थान के इतिहासकार। उसके बाद में राजवंश के इतिहास में 19 रियासतें, 3 ठिकाने, 1 केंद्र शासित प्रदेश। आधुनिक राजस्थान के इतिहास में 1857 की क्रांति, किसान व जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी, राजस्थान का एकीकरण। समझ के मेरी बात? तो फटाक से क्या कर लीजिएगा आप? इन चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और हम जो सबसे पहली जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे राजवंश का इतिहास। हम जो इतिहास की शुरुआत कर रहे हैं वो कहां से शुरुआत करें? राजवंश के इतिहास से। और राजवंश के इतिहास में अब आपकी 19 रियासतें। पहले मैं आपको 19 रियासतों के बारे में सामान्य जानकारी बताऊंगा, 3 ठिकानों के बारे में आज की क्लास में सामान्य जानकारी बताऊंगा, 1 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में भी सामान्य जानकारी बताऊंगा। और उसके बाद में हम एक प्रमुख आज राजवंश के इतिहास को भी क्या कर देंगे साहब? शुरू कर देंगे। एक बार फटाक से क्या कर लीजिएगा, इन चीजों को आप नोट कर लीजिएगा। देखिएगा अब अगली बात, अब देखो साहब राजस्थान के अंदर कितनी रियासतें थी? तो आप बताओगे सर राजस्थान के अंदर कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें। उसके बाद में आप बोलोगे 3 क्या थे सर? ठिकाने। और 1 क्या था? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश।
समझ गए। पहले मैं आपको 3 ठिकानों और एक केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताऊंगा, उसके बाद 19 रियासतों पर चर्चा करेंगे। यानी 3 ठिकाने कौन कौन से थे, तो एक तो था लावा, एक था निमराना और एक था कुशलगढ़। कौन सा था, कुशलगढ़। यानी लावा, निमराना और कुशलगढ़। ये लावा कहां पर है सर, ये लावा टोंक रियासत में था। कहां पर था, टोंक। वर्तमान में भी टोंक में है लावा। उसके बाद निमराना जो कहां पर है सर, अलवर। कहां पर है, अलवर। और कुशलगढ़ जो कहां पर है, बांसवाड़ा। कहां पर है, बांसवाड़ा में। समझ गए मेरी बात। यानी लावा, टोंक, निमराना, अलवर और कुशलगढ़, बांसवाड़ा। तो ये तो हमारे क्या हो गए सर, 3 ठिकाने हो गए। अब देखिएगा अगली बात, एक केंद्र शासित प्रदेश। यानी भारत में अंग्रेजों के द्वारा 4 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे और उन 4 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक केंद्र शासित प्रदेश जो कहां पर था, राजस्थान में। और राजस्थान में कौन सा था, अजमेर मेरवाड़ा। यानी अंग्रेजों ने भारत में टोटल 4 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे। एक नंबर दिल्ली, उसके बाद बलूचिस्तान पाकिस्तान, कुर्ग कर्नाटक और अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में। तो राजस्थान में जो केंद्र शासित प्रदेश था वो कौन सा था, अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश यानी अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश। अब देखिएगा नेक्स्ट बात, यहीं पर मैं आपको नोट लगा के जो यानी भारत के जितने जो 4 केंद्र शासित प्रदेश थे उन 4 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में यहीं पर बात लिखा देता हूं। देखिएगा यानी भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, तो भारत में 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश थे साहब, 4। यानी कितने थे, 4। यानी एक नंबर जो कौन सा था, अभी मैंने आपको बताया था, दिल्ली, कुर्ग जो कहां पर है, कर्नाटक। और तीसरा कौन सा है, बलूचिस्तान जो वर्तमान कहां पर चला गया, पाकिस्तान में। बलूचिस्तान पाकिस्तान। और एक चौथा हमारा कौन सा है, अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो कहां पर है, राजस्थान में। लो जी, ये मैंने अभी आपको बातें बताई थी। अब देखते हैं हम 19 रियासतों के बारे में। सबसे पहले 19 रियासतों में से सर राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी, तो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी वो कौन सी थी, मेवाड़ रियासत। यानी 19 रियासतों में से या राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी, तो कौन सी थी, मेवाड़ रियासत। तो देखिएगा यानी मेवाड़ रियासत के बारे में मैं सबसे पहले बात बताता हूं। मेवाड़ रियासत यानी राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत। समझ गए मेरी बात। यानी मेवाड़ रियासत जो राजस्थान की सबसे क्या है सर, प्राचीन रियासत है। अब देखिएगा मैं 2 रियासतें साथ में लिख रहा हूं। एक रियासत में लिख रहा हूं, उसका नाम लिख रहा हूं मैं मारवाड़, और एक रियासत लिख रहा हूं मैं अगली हमारी आमेर रियासत बोलो चाहे जयपुर रियासत बोलो उसे। सर ये दोनों साथ में क्यों लिखी, देखिएगा क्यों लिखी, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से आपसे पूछ लेना, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, तो वो कौन सी है, मारवाड़। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, तो वो कौन सी है, आमेर या जयपुर रियासत। समझ गए मेरी बात। यानी ये तो हमारी किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत, राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत। और किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ लेना कि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, तो वो कौन सी है, आमेर या जयपुर रियासत। यानी ये किसकी दृष्टि से होगी सर, यानी जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत, बड़ी रियासत। तो देखिएगा मारवाड़ जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जो कौन सी है, अपनी आमेर या जयपुर रियासत। अब देखिएगा अगली बात, एक मैं रियासत लिख रहा हूं, उसका लिख रहा हूं शाहपुरा भीलवाड़ा।
शाहपुरा, जो कहाँ पर है रियासत, ये भीलवाड़ा में, शाहपुरा भीलवाड़ा। ये जो राजस्थान की रियासत है, ये राजस्थान की सबसे छोटी रियासत है। आपसे पूछ लेना कि राजस्थान की सबसे छोटी रियासत कौन सी है, तो राजस्थान की सबसे छोटी रियासत कौन सी है, शाहपुरा रियासत। यानी राजस्थान की सबसे छोटी रियासत, यानी राजस्थान की जो सबसे छोटी रियासत है वो कौन सी है, शाहपुरा रियासत, जो शाहजहां के काल में क्या बनी थी, अपनी रियासत बनी थी। यानी मुगल बादशाह शाहजहां के काल में शाहपुरा रियासत बनी थी और ये राजस्थान की सबसे क्या छोटी रियासत है। समझ गए मेरी बात। अब देखिएगा अगली एक मैं रियासत लिख रहा हूं, उसका नाम है झालावाड़, झालावाड़ रियासत, झालावाड़ रियासत। ध्यान रखिएगा राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत प्राचीन कौन सी है, तो मैंने अभी बात बताई आपको, प्राचीन सबसे मेवाड़ रियासत, लेकिन राजस्थान की सबसे नवीन रियासत कौन सी है, तो सबसे नवीन रियासत कौन सी है, झालावाड़ रियासत। यानी ये रियासत कैसी साहब, तो राजस्थान की सबसे नवीन रियासत, यानी अंग्रेजों के काल में ये रियासत बनी थी, कौन है, झालावाड़, जो राजस्थान की सबसे नवीन रियासत है। समझ गए मेरी बात। तो फटाक से आप एक बार इन चीजों का क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, और उसके बाद में हम आगे और रियासतों के बारे में थोड़ी थोड़ी सामान्य जानकारी और रियासतों की है उसके बारे में और चर्चा करेंगे, क्योंकि अब बोर्ड पर हमारी इतनी ही जगह बची है। तो फटाक से क्या कर लो, आप नोट कर लो, या फिर मैं यहाँ पर बता, लेकिन यहाँ पर कम जगह है, फटाक से क्या कर लो, नोट कर लो, उसके बाद में अगली बातें और करते हैं। एक बार ध्यान से वापस देखिएगा, राजस्थान में कितनी रियासतें हैं, 19 रियासतें। कितने ठिकाने, 3 ठिकाने। कितने केंद्र शासित प्रदेश, 1 केंद्र शासित प्रदेश। 3 ठिकाने कौन कौन से, लावा, टोंक, निमराना, अलवर, कुशलगढ़, बांसवाड़ा। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, अजमेर, मेरवाड़ा। संपूर्ण भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, 4, दिल्ली, कुर्ग कर्नाटक, बलूचिस्तान पाकिस्तान और अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान। अब देखिएगा मेवाड़ रियासत जो राजस्थान की सबसे क्या है, प्राचीन रियासत। मारवाड़ रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत। आमेर जयपुर रियासत जनसंख्या दृष्टि राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत, और शाहपुरा भीलवाड़ा जो राजस्थान की सबसे छोटी रियासत, और झालावाड़ राजस्थान की सबसे नवीन रियासत। फटाक से क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिया होगा। अब देखिएगा हम अगली बातों पर चलते हैं। नहीं किया हो तो फटाक से क्या ले लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या फिर क्लास को दोबारा क्या कर लिया करो, चला लिया करो, ताकि आपको पूरी पूरी चीजें क्या होती रहे, नोट होती रहे। लेकिन नोट करते हुए चलना। कहता ना स्क्रीनशॉट वोट का कुछ कोई भरोसा नहीं होता मेरे दोस्त। जब तक हम चीज़ों का संपूर्ण नोट नहीं कर लेते, हाथ से नहीं लिख लेते, तब तक वो चीज़ें हमारी हो नहीं पाती हैं। इसलिए हर चीज़ को किससे लिखना चाहिए, हाथ से लिख के चलना चाहिए। अब देखिएगा अगली बात। अब देखिएगा मैं एक रियासत और लिख रहा हूँ, उस रियासत का नाम है टोंक रियासत। टोंक रियासत। ध्यान रखिएगा राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत, तो वो कौन सी रियासत है, टोंक रियासत। यानी ये राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत। तो राजस्थान की जो एकमात्र जो मुस्लिम रियासत है वो कौन सी रियासत है, टोंक रियासत। अब देखिएगा अगली बात, 2 रियासतें और लिख रहा हूं, एक तो लिख रहा हूं मैं अलवर और एक लिख रहा हूं मैं भरतपुर। कौन सी लिख रहा हूं, भरतपुर। ध्यान रखिएगा अलवर और भरतपुर राजस्थान की 2 ऐसी रियासतें थी जहां पर जाट राजवंश ने शासन किया था। यानी यहां पर जाट राजवंश ने शासन किया था, यानी राजस्थान की 2 ऐसी रियासतें थी, एक तो अलवर और एक भरतपुर। वहां पर जाट राजवंश ने शासन किया था, और यहाँ पर जाट राजवंश तो कौन सा था, तो जाट सिनसिनवार गोत्र के, यानी यहाँ पर जाट थे, यानी सिनसिनवार गोत्र के यहाँ पर कौन थे, जाट थे, जिन्होंने यहाँ पर अलवर और भरतपुर में क्या किया था, शासन किया था। अब देखिएगा 2 रियासतें और लिख रहा हूं, एक तो लिख रहा हूं मैं करौली, एक लिख रहा हूं मैं जैसलमेर। यानी करौली और जैसलमेर राजस्थान की 2 ऐसी रियासतें हैं जहां पर यादव वंश ने शासन किया। ध्यान रखिएगा यहां पर किसने शासन किया, तो यहां पर यादव वंश बोलो या फिर भाटी वंश बोलो, यादव
वंश बोलो या फिर भाटी वंश ने शासन किया। समझ गए बात? तो ध्यान रखिएगा, टोंक रियासत राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत, उसके बाद में अलवर भरतपुर राजस्थान, यहाँ जाट राजवंश ने शासन किया था। उसके बाद में करौली और जैसलमेर, यहाँ पर यादव या भाटी राजवंश ने शासन किया था। समझ गए बात? लो जी, मैंने सामान्य सी बातें मैंने आपको अभी 19 रियासतों के बारे में बताई थी, 3 ठिकानों के बारे में बताई थी। अब हम शुरू करते हैं अगला क्या, हम एक एक रियासतों के इतिहास को पढ़ना शुरू करेंगे। और आज हम सबसे पहले जो आज शुरुआत करने वाले, आप लोगों ने अभी हेडिंग पर देखा ही होगा, आज हम पढ़ेंगे ढूंढाड़ प्रदेश, आमेर या फिर जयपुर रियासत का इतिहास। समझ गए मेरी बात? तो फटाक से इन चीज को क्या कर लो, अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद में हम अभी करते हैं शुरू, किसको साहब? ढूंढाड़ प्रदेश को। तो अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग लगा लीजिएगा, ढूंढाड़ प्रदेश, आमेर रियासत या फिर जयपुर रियासत का इतिहास। यानी मैं लिखा लेता, देखो, ढूंढाड़ प्रदेश बोलो या फिर आमेर रियासत बोलो या फिर अपनी जयपुर रियासत के राजवंश का इतिहास। देखिएगा, यानी ढूंढाड़ प्रदेश, आमेर रियासत या जयपुर राजवंश का इतिहास। देखिएगा, सबसे पहली बात, यानी आमेर रियासत में साहब कच्छावा राजवंश ने शासन किया था। पहला ही क्वेश्चन कि आमेर रियासत पर कौन से राजवंश ने शासन किया, तो यहां पर कच्छावा राजवंश ने शासन किया। ये कच्छावा थे कौन? ये कच्छावा थे कौन? तो आपको पता ही है, भगवान राम के 2 पुत्र हुए, एक का नाम था कुश और एक का नाम था लव। था नहीं था, भगवान राम के 2 पुत्र हुए थे, एक का नाम था कुश और एक का नाम था लव। यानी कुश के वंशज ही क्या कहलाते साहब? कच्छावा कहलाते हैं। कुश के वंशज ही क्या कहलाते हैं? कच्छावा कहलाते हैं। आप बोलोगे सर ये आप कहां से बता रहे हो, ये आप कहां से बता रहे हो? तो मैं बोलूंगा सर, मैं बोलूंगा आपको कि मैं आमेर का शिलालेख जो 1612 ईस्वी का है, उस शिलालेख में महाराजा मिर्जा राजा मानसिंह के द्वारा जो लिखाया गया था, जो शिलालेख था, उस शिलालेख में क्या लिखा गया था साहब? तो उस शिलालेख में जो जितने भी आमेर के संपूर्ण शासकों को रघुवंश तिलक कहा गया। रघुवंश तिलक का मतलब उनका जो उत्पत्ति है, उन अपनी उत्पत्ति किससे मानते साहब? भगवान राम से मानते, भगवान राम से मानते। तो चलेगा, पहले इन 3-4 चीजों को हम लिख डालते हैं। देखिएगा, यानी यहां पर कच्छावा राजवंश ने शासन किया। यहां पर किस राजवंश ने शासन किया? तो कच्छावा राजवंश ने शासन किया। अगली बात देखिएगा, भगवान राम के 2 पुत्र हुए, 2 पुत्र हुए। बताओ एक का नाम क्या था? तो एक का नाम था लव और एक का क्या नाम था? कुश। एक का क्या नाम था? कुश। तो कुश के वंशज ही क्या कहलाए साहब? कच्छावा कहलाए। किसके वंशज? तो ध्यान रखिएगा, कुश के वंशज, कुश के वंशज कच्छावा कहलाए। यानी किसके वंशज? तो कुश के वंशज क्या कहलाए? कच्छावा कहलाए। अब देखिएगा नेक्स्ट बात, अगली बात साहब, आमेर का शिलालेख। और ये आमेर का शिलालेख है कब का? तो ये आमेर का शिलालेख मिर्जा राजा मानसिंह के काल का है। और कब का? 1612 ईस्वी का, 1612 ईस्वी का। और इसी आमेर के शिलालेख में जयपुर के शासकों को, जयपुर बोलो या आमेर के शासकों को, आमेर के शासकों को रघुवंश तिलक कहा गया। रघुवंश तिलक कहा गया, रघुवंश तिलक कहा
गया। ध्यान रखिएगा ये आमेर का शिलालेख जो 1612 ईस्वी का है और इस शिलालेख के अंदर आमेर या जयपुर के शासकों को क्या कहा गया सर? रघुवंश तिलक कहा गया। तो ध्यान रखिएगा यानी ढूंढाड़ प्रदेश आमेर या जयपुर या राजवंश का हम इतिहास पढ़ रहे हैं। यहाँ पर पहली बात यहाँ पर कौन से राजवंश ने शासन किया? तो यहाँ पर कच्छावा राजवंश ने शासन किया था। ये कच्छावा थे कौन? तो भगवान राम के दो पुत्र हुए, एक का नाम था लव और एक का नाम था कुश, यानी कुश के वंशज ही क्या कहलाए? कच्छावा। कुश के वंशज क्या कहलाए? कच्छावा। और आमेर का शिलालेख जो सन 1612 ईस्वी का है और इसी शिलालेख के अंदर आमेर या जयपुर के शासकों को रघुवंश तिलक कहा गया। क्या कहा गया? रघुवंश तिलक कहा गया। तो क्या कर लो आप एक बार इतनी चीजों का क्या कर लीजिएगा? नोट। लेकिन यहीं पर मैं नीचे और भी चीज देखिएगा, यानी इस ढूंढाड़ प्रदेश या आमेर रियासत या फिर जयपुर रियासत का झंडा कैसा था? इनका झंडा कैसा था? तो इनका झंडा पंचरंगा झंडा था। ध्यान रखिएगा इनका जो झंडा था सर वो झंडा साहब कैसा था? तो ध्यान रखिएगा इनका पंचरंगा झंडा था। कैसा झंडा था? पंचरंगा झंडा था। अगली बात इनका आदर्श वाक्य क्या था? यानी इनका आदर्श वाक्य क्या था? आदर्श वाक्य यानी ये किस सिद्धांत पर चलते थे आमेर के शासक? तो ध्यान रखिएगा इसका आदर्श वाक्य था यतो धर्म स्ततो जय, यानी यतो धर्म स्ततो जय, ये इनका क्या था साहब? आदर्श वाक्य था। तो देखिएगा अभी हमने ढूंढाड़ प्रदेश आमेर या जयपुर रियासत का सामान्य बातें पढ़ी है। पहली बात यहाँ पर कच्छावा राजवंश ने शासन किया। भगवान राम के दो पुत्र हुए, एक का नाम लव एक का नाम कुश। कुश के वंशज क्या कहलाए? कच्छावा कहलाए। उसके बाद में आमेर का शिलालेख जो सन 1612 ईस्वी का है जो जयपुर आमेर के शासकों को इसमें रघुवंश तिलक कहा गया। और अगली बात इस जो अपनी आमेर रियासत है इसका झंडा कैसा है साहब? तो इसका पंचरंगा झंडा है। और इसका जो आदर्श वाक्य कैसा है? तो इसका आदर्श वाक्य यतो धर्म स्ततो जय। क्या है? यतो धर्म स्ततो जय। फटाक से क्या कर लीजिएगा इन चीजों को नोट कर लीजिएगा। मैं आधी मतलब 30 सेकंड का टाइम दूंगा और 30 सेकंड के अंदर चीजों को क्या कर लीजिएगा नोट, और उसके बाद में हम आगे की ओर चलते हैं इस रियासत की ओर। अब देखिएगा अगली बात, अब देखिएगा कच्छावा राजवंश के साथ 4 राजधानियां रही। ध्यान से सुनिएगा, कच्छावा राजवंश की 4 राजधानियां रही। सबसे इन्होंने पहली जो राजधानी बनाई थी वो किसे बनाई थी? दोसा को। उसके बाद में तो दूसरी राजधानी बनाई थी वो अपनी बनाई थी मांची को। जिस मांची का नाम आगे रामगढ़ हो गया और वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया? जमुआ रामगढ़ हो गया। उसके बाद में इसकी जो तीसरी राजधानी बनी थी वो आमेर को बनाया था। और जो चौथी राजधानी थी वो चौथी राजधानी किसे बनाया था? तो चौथी राजधानी जयपुर को बनाया था। किसको बनाया था? जयपुर को। तो देखिएगा इस राजवंश की राजधानियां यानी इस राजवंश की कितनी राजधानियां रही? तो 4 राजधानियां रही। ध्यान रखिएगा पूछेंगे आपसे कि कच्छावा राजवंश की कितनी राजधानियां रही? तो 4 राजधानियां रही। और इन चारों राजधानियों का क्रम पूछेगा यदि आप किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो क्रम ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जो राजधानी बनाई थी वो किसको बनाई थी? दोसा को। किसको बनाई थी? दोसा को। दोसा के बाद में दूसरे नंबर बनाई थी वो बनाई थी मांची को। ध्यान रखिएगा मांची का बाद में नाम चेंज हो गया और इस मांची का नाम हो गया रामगढ़। और अभी इसका नाम है वो क्या है? जमुआ रामगढ़। क्या नाम है? अब वर्तमान में इसका नाम क्या है? जमुआ रामगढ़। तीसरी राजधानी जो बनाई थी वो किसको बनाई थी? आमेर को। और चौथी बनाई थी वो किसको बनाई थी साहब? जयपुर को। किसको बनाई थी? जयपुर को। इसलिए हम देखो आमेर रियासत या जयपुर रियासत पढ़ते हैं। यानी ये तो जो शुरुआती दोसा तो मात्र 1 साल ही साहब राजधानी रही थी। दोसा तो मात्र 1 साल ही राजधानी रही थी, क्योंकि दोसा राजधानी बनते ही अगले साल में मांची को बना दिया और मांची के बाद में जल्दी ये लोग कहां पर चले गए थे? आमेर चले गए थे। आमेर इनका बहुत लंबे समय तक आमेर इनकी राजधानी रही, इसलिए हम आमेर रियासत पढ़ते हैं। और बहुत ही लंबे समय तक बाद में इसकी जो जयपुर रियासत रही थी इसलिए हम इसको जयपुर रियासत के नाम से भी पढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा। तो इस राजवंश की 4 राजधानी रही थी, दोसा, उसके बाद में मांची, रामगढ़ या जमुआ रामगढ़, तीसरी राजधानी आमेर और चौथी कौन सी? जयपुर। कौन सी? जयपुर। इन चारों राजधानियों को नोट कीजिएगा फटाक से।
अब देखिएगा अगली बात, अब मैं पूरा ही कर देता हूं क्लीन। अब साहब इस कछावा राजवंश के संस्थापक कौन थे? इस कछावा राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो इस कछावा राजवंश के संस्थापक थे दुल्हे राय। कौन थे कछावा राजवंश के संस्थापक? दुल्हे राय। तो देखिएगा अब हम पढ़ते हैं किसको? दुल्हे राय को। दुल्हे राय। दुल्हे राय, पहली बात साहब ये कछावा राजवंश के, कछावा राजवंश के संस्थापक, कछावा राजवंश के संस्थापक थे, या संस्थापक बोलो या भले आप आदि पुरुष बोलो या भले आप मूल पुरुष बोलो, ये तीनों ही कौन थे? तो ये तीनों ही कौन थे साहब? दुल्हे राय। यानी कछावा राजवंश के संस्थापक, आदि पुरुष, मूल पुरुष कौन थे? तो कौन थे? दुल्हे राय। अब देखिएगा अगली बात, दुल्हे राय के साहब अन्य नाम मिलते हैं। क्या मिलते हैं? दुल्हे राय के अन्य नाम मिलते हैं, वो ध्यान से देखिएगा। इनका जो अन्य नाम मिलता है वो अन्य नाम है, सबसे पहला नाम है इसका, वो नाम है ढोला। क्या नाम है? ढोला। ढोला के बाद इनका एक नाम है, वो है धोला राय। क्या नाम है? धोला राय। एक इनका अन्य नाम है सालव कंवर, और एक इनका अन्य नाम है वो है तेज कंवर। क्या नाम है? तेज कंवर। यानी इनके अन्य नाम क्या क्या है? ढोला, धोला राय, सालव कंवर और तेज कंवर। ये बहुत ही क्या थे साहब? सुंदर थे, और इन्हें अत्यधिक सुंदरता के कारण इनको क्या कहा गया था? दुल्हे राय कहा गया था। ध्यान रखिएगा, यानी अत्यधिक सुंदरता के कारण, अत्यधिक सुंदरता के कारण इन्हें दुल्हे राय कहा गया। इन्हें दुल्हे राय कहा गया। ध्यान रखिएगा, यानी अत्यधिक सुंदरता के कारण इनको क्या कहा गया था? दुल्हे राय कहा गया था। समझ गए बात? अब देखिएगा अगली बात, अब देखिएगा इन्होंने 1100, देखो अब मैं डायग्राम के माध्यम से आपको बताता हूं, इस तरीके से देखिएगा। ये तोसा, उसके बाद अगला किसको बनाया था इन्होंने? मांची। यानी दोसा और मांची पर, यानी दोसा और मांची पर यहां पर शुरुआत में मीणाओं का अधिकार था। यानी यहां पर किन का अधिकार था? मीणाओं का अधिकार था। मीणाओं का अधिकार था। यानी दुल्हे राय ने इस क्षेत्र में, दोसा में भी मीणाओं का अधिकार, मांची में भी मीणाओं का अधिकार 1137 ईस्वी में। कौन से ईस्वी में? 1137 ईस्वी में। यानी दुल्हे राय ने मीणाओं को हराकर किस पर अधिकार किया था? दोसा पर अधिकार किया था। किस पर अधिकार किया था? दोसा पर। तो ध्यान रखिएगा 1137 ईस्वी में दुल्हे राय ने मीणाओं को हराकर दोसा पर अधिकार कर लिया और इसे अपनी राजधानी बनाया। इसे अपनी राजधानी बनाया। यानी दुल्हे राय ने 1137 ईस्वी में दोसा में मीणाओं का अधिकार था, उन मीणाओं को हरा करके दोसा पर किसका अधिकार कर दिया था साहब? कछावा राजवंश की क्या कर दी? स्थापना कर दी। उसी साल दोसा को राजधानी बनाने की तुरंत बाद ही इन्होंने किस पर आक्रमण किया था? आगे मांची पर आक्रमण किया था, और मांची को भी 1137 ईस्वी में क्या बना लिया था? 1137 ईस्वी में मांची पर अधिकार कर लिया। मांची पर अधिकार कर इसे अपनी राजधानी बनाया।
यानी 1137 ईस्वी में अगले साल उसी साल उन्होंने मानसी पर भी आक्रमण करके मानसी पर भी क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था और उसे अपनी क्या बनाई थी, राजधानी बनाई थी। तो ध्यान रखिएगा, एक तो दौसा, सबसे पहले दौसा पर किसका अधिकार था, मीणाओं का अधिकार था। मीणाओं को हरा करके 1137 में दौसा पर अधिकार किया था और उसी साल 1137 ईस्वी में मानसी पर भी किसका अधिकार था, मीणाओं का। मानसी पर मीणाओं को हरा कर 1137 ईस्वी में मानसी पर भी क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। तो देखिएगा, इतनी सी आप कच्छावा राजवंश की इन बातों को उतारिएगा। अब देखिए, पहले कच्छावा राजवंश के संस्थापक आदि पुरुष या मूल पुरुष कौन, तो दुल्ले राय। इनके अन्य नाम क्या क्या, ढोला, धोला राय, सालव कंवर, तेज कंवर। अधिक सुंदरता के कारण इन्हें क्या कहा गया सर, दुल्ले राय कहा गया। उसके बाद में दौसा पर इन्होंने अधिकार कब किया था, 1137 ईस्वी में। यहाँ पर अधिकार किसका था, मीणाओं का अधिकार था। मीणाओं को हरा कर इन्होंने किस पर अधिकार कर लिया था, दौसा पर। और उसी साल उन्होंने मानसी पर आक्रमण करके किस पर अधिकार कर लिया था, मानसी पर अधिकार कर लिया था। अब देखिएगा, मानसी में इन्होंने, ध्यान से सुनिएगा, इस मानसी में इन्होंने जमुआई माता का मंदिर बनवाया। यानी मानसी में इन्होंने कौन सी माता का मंदिर बनवाया, जमुआई माता का मंदिर बनवाया दुल्ले राय ने। और ये जमुआई माता के नाम पर ही आगे इस मानसी का नाम रामगढ़ हुआ और बाद में रामगढ़ के बाद में इस जमुआई माता के नाम पर इसका क्या हो गया साहब, जमुआ रामगढ़ हो गया। नाम क्या हो गया, जमुआई रामगढ़। अब ये जमुआई माता थी कौन, तो ध्यान रखिएगा, यानी आमेर के कच्छावा राजवंश की कुल देवी कौन है, तो कुल देवी कौन है, जमुआई माता। यानी आमेर के कच्छावा राजवंश की जो कुल देवी है, यानी आमेर के कच्छावा राजवंश की कुल देवी। ध्यान रखिएगा, आमेर के कच्छावा राजवंश की जो कुल देवी है वो कौन सी माता है, जमुआई माता। और जमुआई माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो निर्माण करवाने वाले भी कौन थे साहब, दुल्ले राय। और एक क्वेश्चन यहीं पर भी बता देता हूं, कुल देवी तो कौन थी, तो कुल देवी तो थी जमुआई माता, लेकिन यहीं पर मैं नोट लगा के एक बहुत बात और लिखा देता हूं, यानी कच्छावा वंश की आराध्य देवी, कच्छावा वंश की आराध्य देवी। ये कच्छावा वंश की आराध्य देवी कौन थी, तो ये आराध्य देवी है शीला देवी। कौन सी देवी है, शीला देवी। और इस शीला देवी का जो मंदिर बनाया था वो किसने बनाया था, ढाका के शासक केदार कायत को हरा करके 1594 ईस्वी में साहब कौन, मिर्जा राजा मानसिंह शीला देवी की मूर्ति लेकर के कहाँ है, आमेर और आमेर दुर्ग में मंदिर बनाया। और वही कच्छावा वंश की क्या है, अपनी आराध्य देवी। और अन्य हम शीला देवी को किस देवी के नाम से जानते हैं, अन्नपूर्णा देवी के नाम से भी जानते हैं। तो देखिएगा, यदि आपको कच्छावा राजवंश की कुल देवी पूछ ले तो जमुआई माता, मंदिर का निर्माण दुल्ले राय। और कच्छावा वंश की आराध्य देवी तो कौन सी देवी, शीला देवी। और शीला देवी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो मिर्जा राजा मानसिंह ने। तो ये लो साहब, ये लो आपका कौन सा राय हो गया, दुल्ले राय। फटाक से क्या कर लीजिएगा, इतनी सी बातों से क्या कर लीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में हम आगे की ओर चलते हैं। फटाक से क्या कर लो, नोट कर लो। कर लिया होगा। अब देखिएगा अगली बात, तो मेरे ख्याल से आपको दुल्ले राय अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम दुल्ले राय के बाद में अगला शासक पढ़ते हैं, और वो किसको पढ़ेंगे, कोकिल देव। कौन से देव, कोकिल देव। देखिएगा कच्छावा राजवंश की जो पहली राजधानी थी वो थी दौसा, दूसरी राजधानी जो मानसी, ये दोनों राजधानी किसने बनाई थी, तो ये दुल्ले राय ने बनाई थी। लेकिन तीसरी राजधानी जो आमेर, वो आमेर को राजधानी बनाने वाले थे कौन, तो कोकिल देव। ध्यान रखिएगा, 12वीं सदी में कोकिल देव ने आमेर को कच्छावा राजवंश की तीसरी राजधानी बनाया। लो साहब, ये पॉइंट भी आपको लिख देता हूं। यानी
12वीं सदी में इन्होंने आमेर को इस राजवंश की यानी कच्छावा राजवंश की तीसरी राजधानी बनाई। यानी जो कच्छावा राजवंश है, इस कच्छावा राजवंश की जो तीसरी राजधानी थी, वो तीसरी राजधानी कौन थी? आमेर थी। और आमेर को राजधानी बनाने वाले थे कौन? तो कौन थे? कोकिल देव। कौन थे? कोकिल देव। अब देखिएगा अगली बात, ये जो आमेर है सर, इस आमेर का नाम आमेर कैसे पड़ा? तो सुनिएगा मेरी ध्यान से बात। यानी कच्छावा राजवंश के जो कुल देवता थे, वो कुल देवता कौन थे? अंबिकेश्वर महादेव। यानी कच्छावा राजवंश के कुल देवता कौन थे? अंबिकेश्वर महादेव थे। और अंबिकेश्वर महादेव के नाम पर ही इस आमेर का नाम क्या पड़ा था? आम्बेर। क्या पड़ा था? आम्बेर। और आम्बेर के बाद में इसका आगे नाम क्या हुआ साहब? आमेर। यानी आमेर का प्राचीन नाम क्या? तो आम्बेर है। और ये आम्बेर नाम आया कहाँ से था? तो ये आम्बेर नाम आया था अंबिकेश्वर महादेव के नाम पर। अंबिकेश्वर महादेव थे कौन? तो कच्छावा राजवंश के क्या थे? कुल देवता थे। क्या थे? कच्छावा राजवंश के कुल देवता। अब सर इस आमेर पर भी किसका अधिकार था? तो इस आमेर पर भी किसका अधिकार था? मीणाओं का अधिकार था। कोकिल देव ने 12वीं सदी में मीणाओं को हराकर आमेर पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। तो देखिएगा, ये मैं 1-2 पॉइंट आपको और लिख देता हूं यहां पर, देखिएगा। यानी कच्छावा राजवंश के कुल देवता आपसे पूछ ले तो कौन है? अंबिकेश्वर महादेव। कुल देवता कौन है? तो आप बताओगे अंबिकेश्वर महादेव। कौन है कच्छावा राजवंश के कुल देवता? अंबिकेश्वर महादेव। और अंबिकेश्वर महादेव के नाम पर ही आमेर का नाम क्या पड़ा था? आम्बेर पड़ा था। क्या पड़ा था? आम्बेर पड़ा था। इसी से आगे नाम आमेर आया था। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेंगे कि आमेर का प्राचीन नाम आम्बेर, ये आम्बेर नाम कहां से आया? तो अंबिकेश्वर महादेव के नाम पर। अंबिकेश्वर महादेव कौन थे? तो कच्छावा राजवंश के क्या थे? कुल देवता। कौन थे? कच्छावा राजवंश के कुल देवता। कोकिल देव की आपको बातें इतनी ध्यान रखनी कि 12वीं सदी में इन्होंने आमेर को कच्छावा राजवंश की तीसरी राजधानी जो बनाने वाले थे, तो वो राजधानी बनाने वाले कौन थे? तो कोकिल देव। फटाक से क्या कर लीजिएगा, इन चीजों 3-4 पॉइंट को भी फटाक से नोट। और कोकिल देव के बाद में हम अगले देव पढ़ेंगे पजवन देव। अब हम अगले राजा के बारे में पढ़ने वाले हैं पजवन देव। तो फटाक से क्या कर लो, नोट कर लीजिएगा। कर लिया होगा। अब देखिएगा अगली बात। अगली देखिएगा साहब, पजवन देव। कौन से देव? पजवन देव। ये साहब पजवन देव, तो पजवन देव के समय अजमेर में शासक कौन थे? उस वक्त अजमेर के शासक थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के क्या थे साहब? सामंत थे। कौन है? पजवन देव। यानी पजवन देव ने त्राइन के दोनों युद्धों में भाग लिया था। और दूसरा युद्ध त्राइन का जो पहला युद्ध 1191, दूसरा युद्ध 1192, उस दूसरे युद्ध में पजवन देव वीर गति को प्राप्त हुए। तो ध्यान रखना, पजवन देव थे कौन? तो आमेर के शासक थे। ये किसके सामंत थे या किसके सेनापति थे? तो ध्यान रखिए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के ये क्या थे? सामंत और सेनापति थे। इन्होंने त्राइन के दोनों युद्धों में भाग लिया और त्राइन के दूसरे युद्ध में ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो देखिएगा पॉइंट, यानी ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय, बताओ पृथ्वीराज चौहान तृतीय कहाँ के शासक थे? तो कहाँ के थे? अजमेर के। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के
सामंत थे, यानी पृथ्वीराज चौहान के तृतीय के समकालीन जो आमेर के जो शासक थे वो पजवन देव थे। और उस वक्त आप जानते ही हो पृथ्वीराज चौहान तृतीय बहुत ही बड़े शासक थे, इसीलिए इनके ये क्या थे साहब, सामंत थे। कौन थे, अपने पजवन देव। तो ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा पजवन देव ने यानी इन्होंने तराइन के दोनों युद्धों, और दोनों युद्ध हुए कब कब थे, तो एक तो 1190 व 1191 1192, यानी इन्होंने तराइन के दोनों युद्धों 1191 1192 में भाग लिया था। और ध्यान रखिएगा तराइन के दूसरे युद्ध यानी जो 1192 में जो तराइन का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में ये क्या हो गए थे साहब, वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो अगला पॉइंट ध्यान रखना, यानी तराइन के दूसरे युद्ध में ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। यानी तराइन के दूसरे युद्ध में भी वीर गति को प्राप्त होने वाले थे। कौन, तो पजवन देव। ध्यान रखिएगा ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के सामंत व सेनापति भी थे। उसके बाद इन्होंने तराइन के दोनों युद्धों में 1191 1192 में भाग लिया था, और तराइन के दूसरे युद्ध में ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। अब देखिएगा उससे में अगला शासक यानी पजवन देव के बाद में आगे कौन आए थे, तो पजवन देव के बाद में आगे आने वाले थे रामदेव। कौन थे, रामदेव। ध्यान रखिए, यानी पजवन देव के बाद में जो शासक बने वो कौन बने थे, रामदेव की एक ही बात ध्यान रखनी साहब, रामदेव ने आमेर में कदमी महल का निर्माण करवाया। यानी आमेर दुर्ग का सबसे प्राचीन महल कदमी महल, जिसका निर्माण करवाने वाले रामदेव, और उसी कदमी महल के अंदर साहब यानी आमेर के शासकों का वहीं पर क्या होता था, राज तिलक होता था। तो ध्यान रखिएगा, यानी इन्होंने रामदेव ने आमेर में कदमी महल का निर्माण करवाया। किस महल का निर्माण करवाया साहब, तो कदमी महल का निर्माण करवाया। और यही कदमी महल जो ध्यान रखिएगा आमेर दुर्ग का सबसे प्राचीन महल, यानी आमेर दुर्ग का सबसे प्राचीन महल, यानी जो आमेर का जो दुर्ग बना था वो तो आमेर दुर्ग बनाने वाले मिर्जा राजा मानसिंह थे, और वो 1590 से 1594 के मध्य बना था। और ये जो कदमी महल का जो निर्माण हुआ था वो तो बहुत पहले हो गया था, लगभग 12वीं सदी में किस महल का निर्माण हो गया था, कदमी महल का। तो ये आमेर दुर्ग का सबसे प्राचीन महल कौन सा है साहब, कदमी महल। और निर्माता कौन, तो रामदेव। अब देखिएगा नेक्स्ट बात, इसी कदमी महल में यानी इसी महल में आमेर के शासकों का राज तिलक होता था। यानी इसी महल में आमेर के शासकों का क्या होता था साहब, राज तिलक होता था। तो देखिएगा मैंने एक स्लाइड पर दो राजा हुआ, एक तो पजवन देव और एक रामदेव। ध्यान रखिएगा यह पृथ्वीराज चौहान तृतीय के सामंत और सेनापति कौन थे, तो पजवन देव थे। इन्होंने तराइन के दोनों युद्धों यानी 1191 और 92 में भाग लिया था, और तराइन के दूसरे युद्ध में ये वीर गति को भी प्राप्त हुए थे। अगली बात रामदेव, तो रामदेव ने आमेर में कदमी महल का निर्माण करवाया था, और ये आमेर दुर्ग का सबसे प्राचीन महल था। और इसी महल में साहब किसका, आमेर के राजाओं का राज तिलक होता था। अब देखिएगा ऊपर जगह बची हुई, तो ऊपर एक और शासक लिख देता हूं, वो कौन से थे, रतन सिंह। यानी रतन सिंह के समकालीन जो दिल्ली के सुल्तान थे वो कौन थे, शेरशाह सूरी। यानी रतन सिंह के समकालीन उस वक्त दिल्ली के जो सम्राट थे वो कौन थे, शेरशाह सूरी। तो रतन सिंह ने किससे अपनी अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो रतन सिंह ने शेरशाह सूरी की क्या स्वीकार कर ली थी, अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो ये पॉइंट भी लिख देता हूं, यानी इन्होंने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली।
किसने कर ली साहब शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार? तो ध्यान रखिएगा रतन सिंह ने। अब देखिएगा रतन सिंह के बाद में जो शासक बनेंगे वो बारमल बनेंगे। और आपने बारमल को तो सुना ही है साहब, बारमल बोलो, बाहरमल बोलो, चाहे बिहारी मल बोलो। उसी बारमल का एक भाई था, उस भाई का नाम था आस्करण। बारमल ने आस्करण को बोला कि आस्करण तू क्या कर, उड़ा दे, मिटा दे। किसको? रतन सिंह को। तो बारमल के कहने पर आस्करण ने रतन सिंह को जहर देकर साहब निपटा दिया, यानी मरवा दिया। तो ध्यान रखिएगा आस्करण ने जहर देकर इन्हें मार दिया। किसने? आस्करण ने जहर देकर इन्हें मार दिया। आस्करण था कौन? तो ये बारमल का क्या था? भाई। बारमल का भाई था, उसका क्या नाम था? आस्करण। और इस बारमल के कहने पर, किसके कहने पर? ध्यान रखना, बारमल के कहने पर आस्करण ने रतन सिंह को जहर देकर मार दिया था। तो ये लो जी आपकी ये इतनी सी मैंने 3 राजा बताए। पहले पचवन देव, ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के सामंत और सेनापति थे। इन्होंने तराइन के दोनों युद्धों 1191 में भाग लिया था। तराइन के दूसरे युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। रामदेव कौन थे? रामदेव में आमेर में कदमी महल का निर्माण करवाया था। और आमेर दुर्ग का यह सबसे प्राचीन महल है। इसी महल में आमेर के शासकों का राज तिलक होता था। अगली बात, रतन सिंह, इन्होंने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। आस्करण ने रतन सिंह को क्या देकर? जहर देकर मार दिया था। आस्करण था कौन? तो बारमल का भाई। और बारमल के कहने पर क्या दिया था साहब? जहर दिया था। लो जी फटाक से क्या कर लीजिएगा, इन चीजों को भी अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लीजिएगा। तो चलिएगा आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। और आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अब हम कल आते ही हम बारमल को पढ़ने वाले हैं। बारमल के बाद में भगवान दास के बाद में मिर्जा राजा मानसिंह। ऐसे कंटिन्यू करते करते हम राजाओं को पढ़ते चलेंगे। तो चलिएगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए होते एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक लाइक अच्छा सा कमेंट दीजिएगा और उसके बाद में हमेशा जुड़े रहेगा। वो यकीन मानिएगा इतिहास के अंदर बहुत कुछ फायदा मिलेगा आपको इन क्लास से। तो चलिएगा, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में।